जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये मुझे पता है कि रेलवे स्टॉक्स में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और रेलवे स्टॉक्स में क्या करें एक बहुत ही बड़ी गुत्थी हो चुकी है आज की तारीख में। और हमें समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हम क्या करें। ये वीडियो आईआरएफसी के ऊपर है, जिसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए थे, तो उसके ऊपर वीडियो बनाना तो ज़रूरी था। इसी के ऊपर ये डिटेल वीडियो है, बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए। जब आप किसी स्टॉक में फंस जाते हैं तो उसको फिर विजन कैसे करना चाहिए, कब उसका लॉस बुक करना है, कब उसमें फ्रेश एंट्री करनी है, कब उसे एवरेज करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सिखाई जाएगी। हाँ, अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं जहाँ पर हम मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर बात करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी बात करते हैं कि मार्केट का आउटलुक क्या हो रहा है। जैसे फ्राइडे हो गया तो फ्राइडे की रात में हमेशा एक वीडियो आता ही है कि हमें किस तरह से उसको देखना चाहिए मार्केट को। तो ये सब चीज़ें अगर आपको देखनी है तो मेरा ओनली मेंबर्स का ग्रुप है, उसको इस वीडियो के नीचे ही उसका ज्वाइन का बटन है, वो ज्वाइन कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं कोई भी डिटेल वीडियो बनाता हूं तो उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूं। इसको भी मैंने 4 चैप्टर्स में प्राइमरली डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़। आईआरएफसी पे कुछ न्यूज़ चल रही है जिसके कारण, एक बहुत बड़ा कारण तो वही है जिसके कारण मार्केट गिर भी रहा है आईआरएफसी का। सेकंड, विल बी टॉकिंग अबाउट बिजनेस ऑफ द कंपनी, एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। थर्ड, विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। एंड फोर्थ, विल बी टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल्स। लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं या नहीं और क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूं या नहीं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूज़। ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। आईआरएफसी ऑफर फॉर सेल ला रही है, मतलब आईआरएफसी चाहती है कि अगर किसी को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कर लो, हम अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं, अगर आपको सस्ते में कुछ चीज़ खरीदनी है तो खरीद लो। कहने का मतलब ये, सपोज मैं आईआरएफसी हूँ और आप मेरे शेयर होल्डर्स हो या आप पब्लिक हो, तो मेरे पास अभी के टाइम पर 86% की होल्डिंग है। मैं कुछ होल्डिंग अपनी ऑफलोड करना चाहता हूँ, मैं कुछ होल्डिंग अपनी कम करना चाहता हूँ और आप लोगों से पैसा लेना चाहता हूँ। एक होता है आईपीओ, जब प्रमोटर अपना स्टेक निकाल देते हैं, और ये होता है ऑफर फॉर सेल, जब आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो प्रमोटर है ना, वो अपना कुछ स्टेक बेच रहा है। तो ये 4% अपना स्टेक बेच रहे हैं। 2% जो बेच रहे हैं वो इक्विटी के थ्रू कर रहे हैं और 2% अंडर राइटर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। थोड़ी डिटेल में जाएंगे इस वीडियो में ताकि हम समझ पाएं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। क्या होता है जब मार्केट में किसी तरह का आईपीओ आया, ऑफर फॉर सेल आया, एफपीओ आया, तो इन तीनों सिचुएशंस में मार्केट में उथल पुथल बहुत होती है, बहुत प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं, कई कई बार डिमांड एकदम भाग जाती है, कई कई बार खत्म हो जाती है, सेटलमेंट ही नहीं होता है। तो इस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए ग्रीन शू ऑप्शन करके एक कॉन्सेप्ट होता है। वो ये बोलता है कि जब भी इस तरह का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ ना, तो हमारे पास एक अंडरराइटर होगा, एक अलग से एजेंसी होगी जो प्राइस को स्टेबलाइज करेगी। बहुत तेजी से भाग रहा है तो वो बेचना चालू कर देगी, बहुत तेजी से गिर रहा है तो वो खरीदना चालू करेगी, ताकि प्राइस स्टेबल रहे। अब ऐसा आईआरएफसी में होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि आईआरएफसी में जो शेयर प्राइस है वो 100 के करीब आ गया है भाई। मतलब कोई शेयर अगर सपोज 25 रुपीज़ से अपनी 20 रुपीज़ से अपनी जर्नी चालू करता है और वो भाग जाता है 240 रुपये तक और वापस 100 रुपये आ जाता है, तो जो लोग 220, 210, 200, 180 में फंसे हुए होते हैं ना, उनकी हालत हो जाती है टाइट। और ऑफर फॉर सेल ये लेके आए कितने पे, 104 पे। अब कोई अगर इन्वेस्टेड ही 200 रुपये पे, अगर 104 पे उसको मिल रहा है, तो वो तो सोचेगा ना यार मैं थोड़ा सा खरीद लेता हूँ ताकि मेरी एवरेज कॉस्ट नीचे आ जाए। गलत धारणा नहीं है, बिल्कुल सही धारणा है, बट आपको फिर आपके अपने लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, आपको अपनी रिस्क कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है मार्केट में, ऐसा तो नहीं 4 लाख के मैं आईआरएफसी लेके बैठ गया हूं, तो वो तो और रिस्की हो गया। तो ऑफर फॉर सेल आ रहा है 104 पे, और जब ये आया था तब 108 109 रुपए प्राइस चल रहा था कंपनी का, तो ऑटोमेटिकली गिरना था ना। अगर 104 पे कंपनी ही दे रही है तो मैं कौन क्यों खरीदूंगा, मैं तो 108 में बेच के 104 में कंपनी से खरीद लूंगा ना। तो ये सिचुएशन चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने दिसंबर 25 में 300 मिलियन डॉलर्स का एक फंड उठाया था, और अब इन्होंने वापस 400 मिलियन डॉलर का एक फंड उठाया है, वो भी टोनार के बेसिस पे। टोनार का मतलब होता है टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट। ये होता है जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई का रेपो रेट होता है ना, रेपो रेट के बाद में हम थोड़ा सा ऐड करके अपना लोन लेते हैं, वैसे ही वहाँ पे टोनार चलता है। और ये लिया है इन्होंने जापानीज कंपनी से, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कंपनी से लिया है, जिसको एसएमबीसी बोलते हैं। 5 ईयर के टेन्योर के लिए लिया हुआ है ये वाला अमाउंट। तो ये वाला अमाउंट कहाँ यूज़ करने वाले हैं ये लोग यूज़ करने वाले हैं इनको और आरवीएनएल और इन सबको लोन देना है। तो अब ये वाली चीज़ भी एक तरह से पॉजिटिव है कि भाई अगर इतना अच्छा कंपनी ग्रो करने की कोशिश कर रही है तो मतलब स्टेबिलिटी तो आएगी ना। तो इसी के बेसिस पे हम अगले चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज बिजनेस।
कंपनी 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। लीजिंग ऑपरेटिंग बिजनेस है इनका। ये क्या करते हैं ना, जो भी फाइनेंस करना रहता है, जैसे कोई इंडियन रेलवेज को कोई एसेट खरीदनी है, इंडियन रेलवेज को कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, इंडियन रेलवेज को बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेंशन करना है, तो उसमें जो असेट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको लीज करती है। खुद के नाम पे ले लेगी असेट, कौन? IRFC, और इंडियन रेलवेज को लीज पे दे देगी। एक तो ये तरीका है। अब ये जो रिलीज होती है, इसका टोटल टेन्योर यूजुअली होता है 30 ईयर्स, 30 साल। अब 30 साल के लिए तुमने लीजिंग पे दे दिया है, कहाँ से बिजनेस को तुम ऐसे ग्रो करोगे? वैसे भी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी का मेन पर्पस कभी भी प्रॉफिट मेकिंग तो होता नहीं है। 2021-22 में अजीब सी ही हालत हुई थी कि ये 22 रुपए की कंपनी 240 रुपए हो गई थी, जब रेलवेज का टाइम एकदम बहुत तेजी से चल रहा था। और रेलवेज के शेयर्स हमेशा साइक्लिकल होते हैं, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। अब सेकेंडरी, एक तो होता है प्राइमरी जिसमें 30 साल का टाइम पीरियड होता है, और सेकेंडरी होता है जब ये इसके बाद में, प्राइमरी के बाद में ये असेट ही ट्रांसफर कर देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के नाम पे कि भैया ये अब आपकी असेट, अब आप अपने पास रखो। दूसरा ऑप्शन है इनके पास, दूसरा बिजनेस है लेंडिंग ऑपरेशन। लेंडिंग ऑपरेशन मतलब RVNL को लोन देना, कोंकण रेलवेज को लोन देना, इरकॉन को लोन देना, रेलटेल को लोन देना, तो ये सब इनका काम रहता है। तीसरा फंक्शन होता है, ये लोग बोरो करते हैं। अरे इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? RBI से लेंगे क्या? सिर्फ ये टैक्स फ्री बॉन्ड इशू करते हैं। जब हम देखते हैं ना IRFC का बॉन्ड आ रहा है, आपके सिटी में बहुत बड़े होर्डिंग्स पे कई बार इस तरह की एडवर्टीजमेंट चलती होगी कि IRFC का बॉन्ड आ रहा है, तो ये बहुत लो रिस्क बॉन्ड होता है। तो कंपनी में एक तरह से देखा जाए तो रिस्क बहुत मिनिमल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एट द एंड कंपनी स्लो चल रही है बहुत ही ज़्यादा। NIM, जैसे कोई भी NBFC होती है उसमें NIM होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि ये काम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं और लोन दे रहे हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका है 1.37, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट ऑल्सो। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ इनका बढ़िया है। एक चीज़ IRFC को उठा सकती है, वो ये है कि इनके पास में एक खबर आई थी बीच में कि IRFC को भी पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का पावर आ रहा है। अभी तक ये रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहे थे, अब ये पावर प्रोजेक्ट्स को भी करेंगे। अगर वो वाली न्यूज़ आ जाती है तो IRFC भागेगा, बट वो कब आएगी किसी को नहीं पता। वो जैसे ही आएगी आपके पास, मैं भी उसको अपडेट जरूर करूंगा, बट एट द एंड आपको इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज फाइनेंशियल्स। अगर मैं इसके प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करूं, अभी ये 19 पे, जबकि इंडस्ट्री का है 18 पे, तो इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा सस्ती अभी भी नहीं लग रही है। 240 से उठ के 100 रुपये पे आ गई, अभी भी बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि इसके जो पीयर्स हैं, पीयर्स कौन हो गए? PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC जो PFC की ही सब्सिडरी है, और IRED है। अब PFC का 5 है, REC का 5 है, इनका 19 है प्राइस अर्निंग रेशियो, तो फिर वो दोनों बेटर लग रही है ना कंपनियां। और उसके बाद IREDA का ठीक है चलो 18 है, तो इफेक्टिवली वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अभी तक नहीं है। सेल्स की बात करूं, अब आपको दिखेगा डिफरेंस। दिसंबर 24 क्वार्टर, मतलब पिछले साल के क्वार्टर में 6,763 करोड़ की सेल्स थी, जो अब दिसंबर 25 क्वार्टर में 6,661 करोड़ की है। मतलब कि सेल्स गिरी है, रेवेन्यू गिरा है। अब रेवेन्यू जब गिरता है किसी कंपनी का तो वो पॉजिटिव थोड़ी है, और वो भी ऐसी कंपनी रेलवेज वाली। ऑपरेटिंग मार्जिन की मैं बात करूं, पहले ये 100 रुपए पर 24 रुपीज कमाते थे, अब ये 100 रुपए पर 26 कमाते हैं। ये चलो फिर भी ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बड़ा है। इफेक्टिवली अगर देखें, प्रमोटर के पास 86% की होल्डिंग है, FIIs 1% पे, DIIs 1.5% पे, पब्लिक 11% पे ही है। कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों में, बट पॉइंट ये ग्रोथ नहीं है। मैं सिर्फ प्रमोटर की शेयर होल्डिंग के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकता ना, ग्रोथ ही नहीं मिल रही है। ग्रोथ नहीं मिल रही है, कुछ इंक्लिनेशन नहीं है, कुछ न्यूज़ नहीं है, कुछ गवर्नमेंट का फोकस नहीं आ रहा है, कैसे इन्वेस्ट करें? तो फिर अब सर हम जो फंस गए उसका क्या करें? तो आ जाते हैं हम लोग टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स में 112 के नीचे जब से ये शेयर गया है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। और आप अगर साप्ताहिक मार्केट अपडेट देख रहे हैं, मैं पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूँ रेलवेज को अवॉइड करो, रेलवेज को अवॉइड करो, और पिछले 7-8 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी अवॉइड करो, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। तो ये बोलने का रीज़न क्या होता है कि यार हम कुछ चीज़ें हमारे विजन में होती है। अब जैसे कुछ रेलवेज में आएगा, मैंने जनवरी में बोला भी था कि रेलवेज में हो सकता है अगर बजट में बहुत बड़ी कुछ न्यूज़ आई तो रेलवेज चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे, जो कि दिख भी रहा है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ हुई नहीं है रेलवेज के लिए। तो 112 के नीचे थोड़ा सा पिटा है, और अगला लेवल आ जाता है सीधा 87 पे। यार बहुत पेनफुल है एक्चुअली शेयर। 2834 का हाई बनाया, 20 रुपीज़ से इसकी जर्नी चालू हुई है। मैंने खुद भी 21 रुपये में खरीदे थे, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने 24 रुपीज़ में बेचे हैं, और उसके बाद मैंने इन्वेस्ट दूसरी जगह कर दिए थे, बट एट दी एंड मैंने भी वो रैली मिस करी है। ठीक है ना? तो अब हाँ, बट अभी बहुत ज़्यादा उसका पेन होता नहीं, क्योंकि 234 का शेयर अगर 100 रुपये आ जाता है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है।
इतना डीप में अगर आपको सीखना है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप इसके नीचे वीडियो के नीचे या तो कमेंट कर दीजिएगा कोर्स, या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप रजिस्टर करा लो। लाइव बैचेस होती है, सैटरडे संडे में लाइव पढ़ाता हूँ, और उसके बाद में 1 घंटे की पढ़ाई होती है। हम 1 घंटा हम लोग एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं ताकि मेरा आपसे कनेक्शन बॉन्ड बनता जाए, राइट। तो ये डिटेल में अगर आपको सीखना है तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा। जैसे आपने कहा था IRFC तो ये बनाया ही है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।